मेरे मैथमेटिकल गुरु चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। समाकलन के अनुप्रयोग में सवाल बनाने से पहले कुछ चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। उन चीजों के बारे में यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित सवाल बनाने में आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज आपको समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाकलन के अनुप्रयोग में सवाल बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों से आपको अवगत करा दूं। जैसे एक शब्द बार बार आता है सममित, इसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये सममित आखिर है क्या चीज? देखिए, सममित तीन प्रकार का होता है। एक तो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होता है और दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। एक्स और वाई दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। सबसे पहले एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। एक उदाहरण लेते हैं हम परवलय का। आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़े हैं पैराबोला। तो जैसे एक पैराबोला का समीकरण है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यह y स्क्वायर से शुरू है। y का घात यहां पर सम है, 2 है मतलब सम है, मतलब y से चालू है। मैं सरल शब्दों में बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो y स्क्वायर से चालू है तो आपको परवलय को x अक्ष की दिशा में बनाना है। याद रखिएगा, यदि y से चालू है, y स्क्वायर से चालू है, तो परवलय का मुंह किधर खुलेगा? x अक्ष की दिशा में खुलेगा। यदि x स्क्वायर से चालू है तो y अक्ष की दिशा में मुंह खुलेगा, मतलब उल्टा बनाना है आपको। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि हमारा परवलय का समीकरण y स्क्वायर से चालू है तो x अक्ष की दिशा में बनाना है। यदि x स्क्वायर से चालू है तो y अक्ष की दिशा में चित्र को बनाना है। और यदि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो, मतलब यदि यहां पर माइनस का चिन्ह हो तो इसको इधर ना बना के इधर बनाना है। यहां पर माइनस है मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में बनाना है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यहां पर एक्स स्क्वायर से चालू है तो हमने चित्र बनाया y अक्ष के दिशा में। यदि यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, 4ay के पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो इसी चित्र को हमको ऐसे उल्टा बनाना है। ये बात याद रखिए। ये जो चारों परवलय है ये सभी चारों मूल बिंदु से हो करके गुजरता है। इसका जो शीर्ष है मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है? तो यहां पर जो परवलय का समीकरण दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें इसके बाद कोई अचर पद नहीं है। यहां पर कोई भी अचर पद नहीं है। तो जब अचर पद नहीं रहता है तब ये हमेशा मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू है आपका 8x, तो यहां पर 8x के बाद कोई भी अचर नहीं है, मतलब कोई भी संख्या नहीं है। दो नहीं है या 3 नहीं है या 4 नहीं है, कोई भी अचर यहां पर यदि नहीं है तो ये परवलय जो है मूल बिंदु से होकर के गुजरेगा यहां पर। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब तो ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित कैसे हुआ? यहां पर देखिए ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के ऊपर में जितना हिस्सा है बिल्कुल सेम टू सेम उतना हिस्सा इधर नीचे भी है। तो ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित हुआ। यहां पर देखिए ये y अक्ष है,
तो y अक्ष के लेफ्ट में मतलब इधर द्वितीय चतुर्थांश में जितना हिस्सा है उतना प्रथम चतुर्थांश में भी है। मतलब ये दोनों हिस्सा बराबर है। सममित मतलब सम मतलब समान और मित माने मापन। तो y अक्ष के दोनों साइड जो हिस्सा है उसका मापन समान है, इसीलिए ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि यहां पर हम वृत्त को लेते हैं। इस वृत्त को देखने से पता चलता है कि ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। जैसे देखिए ये x अक्ष है, तो x अक्ष के ऊपर का जो हिस्सा जितना है, यदि आप नापते हैं तो x अक्ष के ऊपर का जितना हिस्सा है ठीक उतना हिस्सा x अक्ष के नीचे भी है। मतलब ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है। यदि हम इसको y को मानते हैं तो y अक्ष के लेफ्ट में जितना वृत्त का भाग है उतना y अक्ष के राइट साइड भी उतना ही है। तो ये एक ऐसा फिगर है, ये एक ऐसा चित्र है जो दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। तो अब सममित किसे कहते हैं इसको तो आप लोगों ने जान लिया होगा। यहां पर एक बात और जान लीजिए, ये जो वृत्त है ये वृत्त का केंद्र 0 0 है। तो यदि वृत्त का केंद्र 0 0 हो तो उसका फार्मूला ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर a त्रिज्या है। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। यहां पर देखिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या चीज है। जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यदि एक सरल रेखा x अक्ष को यहां पर मान लो 1 पर काटती है और y अक्ष को मान लो कि 2 पर काटती है, तो आप कहेंगे कि ये जो सरल रेखा x अक्ष को बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद करती है और y अक्ष को बिंदु 2 पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो 1 है वो x अक्ष पर है, तो इसको आप 1 0 लिखेंगे। आपको पता है कि जो बिंदु का निर्देशांक होता है वो एक्स वाई होता है, तो शुरू में x को लिखते हैं और बाद में हम y को लिखते हैं। तो ये 1 कहां पर है, x अक्ष पर है, इसलिए 1 को x के स्थान पर लिखेंगे। और ये बिंदु कौन से अक्ष में है, y अक्ष में है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, y के जगह पे लिखेंगे 2 को और शुरू में आप 0 रखेंगे। तो यहां पर 0 2 और 1 0 दो बिंदु हैं, तो दोनों बिंदु पर ये सरल रेखा अक्षों को काटती है। x अक्ष को 1 0 पे काटती है और y अक्ष को 0 2 पर काटती है। तो ये तो रहा प्रतिच्छेद बिंदु। अब समाकलनों के अनुप्रयोग में आपको 4 प्रकार का सवाल बनाना पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। आप आंख बंद करके कुछ भी सवाल बनाते रहेंगे उससे काम नहीं चलने वाला है। यहां पर 4 प्रकार का सवाल है। चारों प्रकारों को मैं पहले आपको बता देता हूं सवाल बनाने से पहले। यहां पर पहला प्रकार है x अक्ष और 2 कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिएगा, x अक्ष, मैं पेन चला रहा हूं, देखिए ये है x अक्ष। अब 2 कोटि कहां है, ये x बराबर 1 और ये x बराबर b, ये 2 कोटि है। तो x अक्ष और ये 2 कोटि और एक वक्र है जिसका नाम y बराबर fx है। तो y बराबर fx एक वक्र है, x बराबर a और x बराबर b 2 कोटि है और ये x अक्ष है। तो इसके बीच में यदि घिरा हुआ क्षेत्रफल है तो आप अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होगा। यहां पर x बराबर a से x बराबर b तक है कोटि दोनों के बीच, तो लोअर लिमिट a लेना है और अपर लिमिट हमको b लेना है। और वक्र क्या है, y है, y बराबर fx है, तो इस y का हमको समाकलन करना है x के सापेक्ष। थोड़ा सा और सरल भाषा में देखिए, यहां पर x अक्ष से
घिरा हुआ है ये पूरा एरिया, एक्स अक्ष से घिरा हुआ है। कहां से कहां तक घिरा हुआ है? एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक, और एक्स अक्ष और ये वक्र है। तो एक्स अक्ष से घिरा हुआ है, तो ये आपका समाकलन होगा एक्स के सापेक्ष। अब अगला प्रकार क्या है? देखिए, अब ये चित्र मान लो उल्टा बनता है। मान लो ये वक्र जो है प्रथम चतुर्थांश में है, और यदि वक्र यदि उल्टा बन गया, मतलब यही चित्र, इसी चित्र को आप उल्टा बनाइए, नीचे साइड बनाइए। तो देखिए, अब यहां पर x बराबर a से x बराबर b, ये दो कोटि है, और ये x अक्ष है, लेकिन वक्र जो है इधर नीचे साइड है। तो आप डायरेक्ट अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका सूत्र है a से b y dx। इसमें सामने आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में था और ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो इधर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारा जो तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रश्न हमको दिया रहेगा उसमें वक्र का कुछ हिस्सा एक्स अक्ष के ऊपर है और वक्र का कुछ हिस्सा एक्स अक्ष के नीचे है। अब आपको कहा जाए कि आप क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए स्पष्ट दिख रहा है, x बराबर a से लेकर के c तक पहुंचे, और c से लेकर के हम कहां तक पहुंचे? x बराबर b तक पहुंचे, और ये x अक्ष है और ये भी, ये पूरा x अक्ष है। तो ध्यान दीजिए, a से हम कहां पहुंचे? c तक पहुंचे, तो ये a से लेकर के c तक हो गया। अब हम c से कहां पर पहुंचे? b तक पहुंचे, तो c से लेकर के b तक हो गया। तो इसका क्षेत्रफल ये हुआ a to c y dx, और इसका क्षेत्रफल मैंने बताया कि यदि यही चित्र उल्टा बने नीचे साइड, तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहां पर y dx आया और यहां पर माइनस y dx आया, और दोनों समाकलनों को आप प्लस कर देंगे, तो अभीष्ट क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो ये तो था प्रकार पहला। अब प्रकार दूसरा ऐसा भी हो सकता है, y अक्ष हो, ये देखिए y अक्ष है, ठीक है, और दो भुज हो। कौन कौन सा दो भुज है? y बराबर c और y बराबर d, दो भुज है, और एक वक्र है। तो y अक्ष से यदि घिरा हुआ हो, ये जो वक्र है, ये जो वक्र है और दो भुज है और y अक्ष है, इसके बीच का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? यहां पर y अक्ष की बात आई है तो आप dy लिखेंगे और यहां पर x लिखेंगे। और यही चित्र यदि उल्टा बने, इस हिस्से में ना बन के इस हिस्से में बने, तो यहां पे सामने में आप माइनस का चिन्ह लिखेंगे। ये दूसरा प्रकार हुआ। अब तीसरा प्रकार का सवाल परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि एक वक्र हो और एक रेखा हो। वक्र जैसे कि यहां पर एक वृत्त है, ये एक वक्र है, और एक रेखा है, ये देखिए मैं पेन चला रहा हूं, ये एक रेखा है, और ये एक्स अक्ष है। तो ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष, ये वक्र और ये रेखा, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। तो इस तरह का भी आपका सवाल बनता है। और चौथा जो प्रकार बनता है, दो वक्र यदि दिया हो, जैसे कि ये परवलय है, ये एक वक्र है, और ये भी परवलय है, ये भी एक वक्र है। अब दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब ये होगा, ये परवलय और ये परवलय, दोनों परवलय यहां पर और यहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। तो ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, उसको भी निकालने के लिए आपको परीक्षा में कहा जा सकता है।
तो आप परीक्षा में तैयारी इस तरह से करेंगे संतुलित ढंग से, ताकि चारों प्रकार आपका कवर हो सके। और मैं अपने आने वाले वीडियो में मैं चारों प्रकारों में से सवालों को आपको बना करके दिखाऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाते जाते मैं आपको और बता देता हूं। यह भी आपको याद रखना चाहिए कि वृत्त का जो मानक रूप होता है वो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। यहां पर h और k ये केंद्र होता है, और यहां पर जो r दिया है वो वृत्त की त्रिज्या है। ये h के केंद्र है और r वृत्त की त्रिज्या है। यदि h और k का मान 0 हो, मतलब हमारा केंद्र यदि मूल बिंदु हो, h और k का मान 0 हो मतलब केंद्र मूल बिंदु हो, तो देख लीजिए यहां पर 0 रखेंगे h की जगह और k की जगह 0 रखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में सूत्र बदल जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या है? ये ऐसे वृत्त का केंद्र है, ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और जिसकी त्रिज्या r है। अब थोड़ा सा दीर्घवृत्त के बारे में मैं बता देता हूं। इलिप्स, ये जो दिख रहा है आपको अंडे की आकृति का, ये दीर्घवृत्त है। अब ये कैसा दीर्घवृत्त है थोड़ा सा सुन लीजिए। यहां पर ये दीर्घ अक्ष है। दीर्घ मतलब ये लंबा, ये जो अक्ष जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है, तो इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं और इसको लघु अक्ष बोलते हैं। यहां पर a से लेकर के b तक मतलब a भी दीर्घ अक्ष है और ये दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है, और ये लघु अक्ष है कहां से कहां तक? c से लेकर d तक का लघु अक्ष है, तो लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है। तो यहां से यहां तक 2a है, तो यहां से यहां तक स्मॉल a होगा, यहां से यहां तक a होगा। तो a जो शीर्ष है b, इसका निर्देशांक a0 होगा, और ये ऋणात्मक दिशा में है तो इधर a0 होता है तो इधर माइनस a0 होगा। तो ये हुआ आपका दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। यहां पर ए क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई। ये पूरा पूरा दीर्घ अक्ष है और यहां से यहां तक आधा है, अर्ध दीर्घ अक्ष है, इसकी लंबाई ए है। और बी क्या है? बी अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है। ये सी से लेकर के डी तक का लघु अक्ष है, इसको आधा कर दो तो अर्ध लघु अक्ष होगा, तो ये बी होगा। तो बी अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है। और यदि यही दीर्घवृत्त ऐसा बना हो, वाई अक्ष के अनुदिश हो, मतलब यदि ये आपका दीर्घ अक्ष हो और ये लघु अक्ष हो, तो कैसे होगा? तो शीर्षों का निर्देशांक क्या होगा? ये दीर्घ अक्ष है तो या ये पूरा 2b है, तो यहां से यहां तक का b होगा, यहां से यहां तक b होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0b होगा। ये बिंदु कहां पर है? y अक्ष में है, तो y अक्ष में है तो y की जगह पे आप b लिखोगे। इधर नीचे आइए तो ये बिंदु कहां पर है? ये भी y अक्ष में है, तो y अक्ष की जगह माइनस b लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक y अक्ष है। तो इसका शीर्ष हुआ 0b और 0 माइनस b। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप लोग अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद मैं अपने अगले भाग में, अगली वीडियो में मैं इन चारों प्रकारों से आपको सवाल लेकर के आऊंगा। बहुत धीरे धीरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।